बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने गन्ना खरीद के रेट बढ़ाए, बिहार के 3 लाख किसानों को होगा फायदा। राकेश टिकैत ने बिहार में बड़े आंदोलन की दी चेतावनी, कहीं संघर्ष करने की बात, यह है पूरा मामला। बिहार सरकार के जदयू मंत्री ने दिया विवादित बयान, पिछड़ी जाति और अछूत का नाम लेकर के भाजपा पर भी साधा निशाना। गिर जाएगी महागठबंधन सरकार, अमित शाह के मामले पर जेडीयू का आया कितने पढ़े लिखे हैं बिहार के नए शिक्षा मंत्री, जानिए आलोक मेहता की क्वालिफिकेशन। गया में 4 डिग्री ठंड की मार, बिहार में ठंड से कब मिलेगी राहत, जाने कब खिलेगी धूप। शिक्षा मंत्री बनने के बाद आलोक मेहता ने नीतीश का जताया आभार, चंद्रशेखर को लेकर के कही ये बात। युवाओं को उनकी रुचि और स्किल के अनुसार मिलेगा जॉब, जाने नीतीश सरकार का प्लान, पलायन भी रुकेगा। ट्यूशन को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून से कोचिंग संचालक नाराज, बोले बढ़ेगी बेरोजगारी, गिरेगा शिक्षा का स्तर। खान सर ने कहा था तुम्हारा सिलेक्शन तय, जाकर के सो जाओ, बीपीएससी टॉपर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा। बिहार बोर्ड इंटर के परीक्षा को लेकर के तैयारियां शुरू, 16 लाख छात्र होंगे शामिल। बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर के मुरीद हुए पीएम नरेंद्र मोदी, भजन सोशल मीडिया पर शेयर करके कह दी बड़ी बात। नीतीश के लिए खुला है बीजेपी का दरवाजा, जेडीयू को करना होगा बस ये काम, संजय जायसवाल का बड़ा ऑफर। क्या लालू की पार्टी में सेंध लगा रहे हैं नीतीश, चुनाव से पहले इस आरजेडी नेता ने ली जेडीयू की सदस्यता। जेडीयू की हार को लेकर के प्रशांत किशोर आश्वस्त की बड़ी भविष्यवाणी, नीतीश से गठबंधन पर बीजेपी को दी चुनौती। मुसलमानों ने 500 साल पढ़ी नमाज, उनसे सिस्टमेटिक ढंग से छीन ली गई बाबरी मस्जिद, प्राण प्रतिष्ठा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के अनुदान दिए जा रहे हैं। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि बिहार में अब ड्रोन से फसलों पर छिड़काव करने के लिए सरकार के द्वारा 50% का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। खबर के अनुसार अगर आप खेत में लगी फसलों पर ड्रोन की मदद से कीटनाशक दवाएं या फिर खाद आदि का छिड़काव कराते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 50% का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार सरकार पटना, भागलपुर, गया समेत कई शहरों के लोगों को छत पर बागवानी के लिए भी अनुदान दे रही है। अगर आप अपने घर की छत पर सब्जी, फल, फूल आदि लगाते हैं तो फिर आपको सरकार के द्वारा 75% तक अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि छत पर बागवानी योजना के तहत सरकार 50,000 की इकाई लागत पर 75% की सब्सिडी देगी। इसका लाभ लेने के लिए आप वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इसी सत्र से 4 वर्षीय टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों और प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित करने की सहमति दे दी गई है। आपको बता दो कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बिहार के सभी संस्थानों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में बीएससी, बीएड, बीएड और फिर बीकॉम, बीएड की पढ़ाई होगी। जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे सभी संस्थानों में लागू कर दिया जाएगा।
मेडिकल की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 2 नए मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिससे बिहार में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जब खबर के अनुसार बिहार के समस्तीपुर और छपरा के नए मेडिकल कॉलेज में जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। नीट के द्वारा इन दोनों कॉलेजों में एडमिशन कराया जाएगा। आपको बता दूं कि समस्तीपुर और छपरा के इस नए मेडिकल कॉलेज में 100 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। जब बिहार के ये दोनों मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए हैं, इन कॉलेजों में पढ़ाई की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके साथ ही विभाग ने नेशनल मेडिकल कमीशन से अनुमति लेने की तैयारी कर ली है, जहां वहां के प्राचार्य की ओर से एनएमसी को पत्र लेकर के 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति ले ली जाएगी। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोग घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जमीन का नक्शा बुक कर सकते हैं और फिर डिलीवरी शुल्क जमा करके अपने घर पर जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं। आपको बता दूं कि हालांकि ये सुविधा बहुत पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, जिसको लेकर के केडीवी लाइव आपको बताने की कोशिश कर रहा है। खबर के अनुसार बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों के घर तक जमीन का नक्शा पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है। इसके तहत स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोगों के घर पर जमीन का नक्शा पहुंचाया जाता है। आपको बता दूं कि बिहार के लोग ऑनलाइन बुक करके घर पर एक बार में 5 सीट जमीन का नक्शा मंगवा सकते हैं, जिसमें एक सीट की कीमत 250 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन के दौरान ये शुल्क आपको ऑनलाइन के द्वारा ही जमा करनी पड़ेगी। अगर आप भी घर बैठे जमीन का नक्शा मंगाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.dlrs.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जमीन का नक्शा आसानी से मंगा सकते हैं घर बैठे। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार निजी क्षेत्र के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा दे रही है। इसके लिए आप 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के तहत अगर किसी पत्रकार को व्यक्तिगत दुर्घटना होता है तो फिर उस बीमा धारक को 5 लाख रुपए तक के बीमा का प्रावधान किया गया है। पात्रता रखने वाले पत्रकार 31 जनवरी तक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्रकार की उम्र सीमा 21 साल से 71 साल तक के बीच चाहिए। साथ ही साथ पत्रकार के पास कम से कम 5 सालों का कार्य अनुभव होना चाहिए और फिर न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन या फिर समकक्ष होनी चाहिए। बिहार में नौकरी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय 10 से 25% तक बढ़ा दिया गया है, जहां इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति माह मानदेय में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से करीब 8,000 एएनएम सहित विभिन्न पदों के 17,000 स्वास्थ्य कर्मियों को फायदा होगा। आपको बता दूं कि पहले से जिन स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय अधिक था, उनके वेतन में 10% तक की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है, जबकि जिन एएनएम का मानदेय अभी 1,12,500 रुपये हैं, उन्हें अब हर महीने 15,000 रुपये मिलेंगे। जब स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि किसी भी स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। या संविदा कर्मियों को उनकी योग्यता और फिर कार्य प्रगति के अनुसार मानदेय में बढ़ोतरी होगी। बिहार में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन बिहार के ज्यादातर जिलों में शीतलहर चलने के आसार है। वहीं ठंडी हवाओं से कई जिलों के तापमान में गिरावट आएगी, इससे लोगों को कनकनी और फिर ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा। वहीं सुबह के समय धुंध और फिर कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों में रहने वाले लोगों के लिए शीतलहर और ठंड से बचाव को लेकर के एडवाइजरी जारी की है। वहीं आम लोगों से अपील की है कि जब तक बाहर जाने की जरूरत ना हो तब तक वे घर के अंदर ही सुरक्षित रहें। दरअसल बिहार में चल रही ठंडी हवाओं से यहाँ के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
बिहार में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार में कई तरह की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए 50 से 75 हजार रुपए की राशि देगी। इसकी तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार सरकार यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1-1 लाख रुपए की राशि देती है। जी हाँ, अब सरकार इसके अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी आर्थिक सहायता करेगी। आपको बता दूं कि अब सरकार के द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, संयुक्त भूवैज्ञानिक सेवा आदि एग्जाम को पास करने वाले बिहार के अस्थायी अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा अब 75 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं सीडीएस, सीबीआई, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि अन्य राज्य सरकारों की सिविल सेवा परीक्षा, बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, एसएसबी, बैंक, रेलवे की परीक्षा के लिए भी सहायता दी जाएगी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को कहा है कि भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। जिस तरह से भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उसे ध्यान में रखकर के हमें भी अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। उन्होंने इस दौरान अमित शाह को प्रस्ताव भेजने वाली बात पर भी करारा जवाब दिया है। जेडीयू की एनडीए के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव अमित शाह को नहीं दिया है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के क्रम में उन्होंने ये बातें कही है। अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू की पूंजी है। आने वाले आम चुनाव में उनकी विकासात्मक कार्यों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। उन्होंने पुनः यानी कि फिर से ये दोहराया है कि किसी भी राजनीतिक दल से जेडीयू का राजनीतिक गठबंधन हो रहा हो, नीतीश कुमार ने कभी भी अपनी प्रतिबद्धता से कोई भी समझौता नहीं किया है। जहां वो कर्पूरी ठाकुर को अपना आराध्य मानते हैं, जहां उनके सपने को पूरा करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री आवास जाकर के लालू प्रसाद और फिर तेजस्वी की नीतीश सरकार से मुलाकात के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये कोई असाधारण बात नहीं है। बिहार सरकार ने हमेशा विवाद में रहने वाले अपने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को उसके पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब आलोक कुमार मेहता को बिहार के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। आलोक मेहता ने तत्काल प्रभाव से अपने पद ग्रहण कर लिया है। आपको बता दूं कि आलोक मेहता इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, जब वही चंद्रशेखर को अब गन्ना विभाग का मंत्रालय दिया गया है, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव को दिया गया है। तो चलिए हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता कितने पढ़े लिखे हैं और उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। तो बात करते हैं कि आलोक मेहता कितने पढ़े लिखे हैं। तो आलोक कुमार मेहता वर्तमान में समस्तीपुर के उजियारपुर से विधायक हैं। उन्होंने 7 देशों का दौरा भी किया है। जहां आलोक कुमार मेहता इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में 2009 में 6 दिनों का दौरा किया था। आलोक मेहता राष्ट्रीय जनता दल में यानी कि आरजेडी में खासा पैठ रखते हैं। जब वे 2002-2003 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव रहे थे, जब फिर 2003-04 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2004-05 में बिहार प्रदेश युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका निभाई थी। फिर 2005 से 2016 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, बिहार के गया में मौसम की मार पड़ रही है। गया वाले मौसम की मार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको बता दूं कि गया में इस वक्त ठंड 4 डिग्री नीचे चला गया है, जहां 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। आपको बता दूं कि बिहार में 24 जनवरी तक उत्तर पूर्व भाग के 1-2 स्थानों में अति घना कुहासा छाए रहने की संभावना है, जहां राज्य के पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के 1-2 स्थानों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पटना सहित सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और अरवल में कोहरा और फिर शीतलहर का असर भी जारी रहेगा। जब वहीं पटना में कुछ देर के लिए धूप निकलेगी, जब सुबह में कोहरा के साथ हल्की तेज हवा चलेगी। पूरे बिहार का मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी सामने आ गई है। वहीं पर गया के बारे में बात किया जाए तो गया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यह ठंड से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। शनिवार को ठंड के सीजन का सुबह का यानी कि बिहार का सबसे सर्द दिन रहा, जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जब कोल्ड वेव की वजह से कोल्ड डे भी रहा।
दोस्तों, बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने का पक्का मन बना चुके हैं। यह शर्त तय हो चुका है, सिर्फ मुहूर्त का इंतजार है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जाने में अब कोई विशेष अड़चन नहीं है। उन्होंने जेडीयू को पूर्ण गठित कर लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नई कार्यकारिणी तक का गठन कर लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को हटा दिया गया है। हटाए जाने के बाद अब उनकी गठित कार्यकारिणी भंग करके नई कमेटी बना दी गई है। वशिष्ठ नारायण सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह नई कमेटी में 22 लोग हैं। ललन सिंह की कमेटी का कोई भी नाम नई कार्यकारिणी में नहीं की गई है। अब कोई भी नीतिगत फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार की अपने मन की कमेटी तैयार है। जदयू के महागठबंधन से अलग होने और फिर एनडीए में जाने के लिए नीतीश कुमार के सामने अब कोई भी बाधा नहीं है। यह सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि सैद्धांतिक रूप से जेडीयू ने एनडीए का हिस्सा बनने का निर्णय ले लिया है। यह जेडीयू ने 2 शर्तें रखी थी, जहां पहली शर्त यह है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दे, लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो। दूसरी शर्त है जेडीयू को असेंबली और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले की तरह बराबर सीटें तो देगी, लेकिन जेडीयू को असेंबली में अधिक सीटें आई भी तो फिर नीतीश कुमार की जगह सीएम भाजपा से बनेगा। भाजपा की रजामंदी इस पर मिल चुकी है। यह भाजपा भी तैयार है, यानी कि गेंद अब नीतीश कुमार के पाले में है। नए काम के लिए नीतीश कुमार को अब सिर्फ शुभ मुहूर्त का इंतजार है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए 3 मंत्रियों के विभागों को बदल दिया है। रामचरितमानस और फिर सनातन पर सवाल उठाने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना विकास विभाग में भेज दिया है। चंद्रशेखर की जगह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद आलोक मेहता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आभार जताया है। शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि उन्हें आज तक जो भी जिम्मेदारी मिली है, कोशिश किया है कि उसका निर्वहन सही ढंग से हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हम पर भरोसा जताया और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि उनके मंत्री रहते हुए विभाग में शिक्षा की बेहतरी के लिए काम होंगे और फिर पढ़ाई कर रहे बच्चों की सुविधा में इजाफा होगा। जब बिहार में पिछले दिनों लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, जो एक क्रांतिकारी निर्णय था। बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता मान रही है कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जा रही है। इसके लिए पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समेत विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए बिहार राज्य को भी अलर्ट जारी कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश विदेश के कई महत्वपूर्ण हस्तियों का जुटान होने की संभावना को देखते हुए यूपी से सटे बिहार की सीमाई जिलों में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। चौकसियों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। गाड़ियों की रैंडम जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जहां धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट और फिर वीडियो को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। भड़काऊ बयानों पर भी जिला पुलिस की निगाह है। पुलिस मुख्यालय ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास सादे वेश में पुलिस की तैनाती है। खास करके 22 जनवरी को बिहार के मंदिरों में होने वाले दीपोत्सव, शोभा यात्रा आदि कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशिक्षित वॉलंटियर्स को भी व्यवस्था में लगा दिया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। जहाँ ट्रेनों और फिर रेलवे इलाकों को भी लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार के युवाओं की दिलचस्पी किस क्षेत्र में है, इसका सर्वे होगा। श्रम संसाधन विभाग ने घर घर जाकर के स्किल सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग निजी एजेंसी की सहायता लेगा। सर्वे का मकसद बिहार के युवाओं की रुचि और फिर उनकी योग्यता को जानना है, ताकि बिहार में उपलब्ध औद्योगिक इकाइयों की ज़रूरतों को पाटा जा सके। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने राज्य में 10 लाख नौकरी और फिर 10 लाख रोजगार देने का वादा बिहार की जनता से किया है। उसी के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार में पहली बार इस तरीके का सर्वे किया जा रहा है, चूँकि बिहार से हर साल लाखों लोगों का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए सरकार ने तय किया है कि बिहार के युवाओं और फिर कामगारों के लिए बिहार में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाए। इसलिए राज्य की यानी कि बिहार के युवाओं से जाना जाएगा कि उनकी योग्यता क्या है, या वे किस क्षेत्र में रोजगार पाना चाहते हैं। साथ ही ये भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि औद्योगिक इकाइयों को ज़रूरत क्या है। इसके बाद युवा को औद्योगिक इकाइयों की ज़रूरत के अनुसार तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ अगर योग्य युवाओं की संख्या अधिक हुई तो फिर उनकी योग्यता के अनुसार औद्योगिक इकाइयाँ खोले जाएंगे। 1 महीने के भीतर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, जो कि उसी साल पूरा हो जाएगा।
ट्यूशन को लेकर के केंद्र सरकार के नए कानून से कोचिंग संचालक नाराज हैं। जी हां, कोचिंग संचालकों का कहना है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर भी गिरेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के कोचिंग को लेकर के जारी किए गए नए निर्देश नियम से संचालकों और फिर आम लोगों में नाराजगी है। जब कोचिंग संचालकों का कहना है कि केंद्र सरकार का ये नियम पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, जब इससे और बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर शिक्षा के स्तर में गिरावट आएगी। जहां तक बिहार की बात है तो फिर यहाँ कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है जो लाखों लेकर के नामांकन कराते हैं और फिर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। अभिभावक भी परेशान कर रहते हैं। जब सभी ने बिहार सरकार के नियम के तहत ही कोचिंग और फिर ट्यूशन सेंटर संचालित होने की बात बताई है और बिहार सरकार के नियम में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग या फिर ट्यूशन में नहीं पढ़ाने जैसी कोई भी बाध्यता नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर की कोचिंग संस्थानों को लेकर के नया निर्देश जारी किया है। कोचिंग संस्थानों को लेकर के अब कई पाबंदियां लगाई गई है। जहां 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अब कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं मिलेगा। वहीं कोचिंग संस्थानों को प्रचार प्रसार और फिर विज्ञापन से जुड़ी भी पाबंदी लगाई गई है और फिर निर्देश जारी किया गया है कि फीस लेकर के शिक्षकों की योग्यता और पैमाने की भी बात गाइडलाइंस में है। जब बिहार के भी हजारों कोचिंग संस्थानों में इसका पालन कराया जाएगा। जब वहीं बिहार के कोचिंग संस्थानों ने इसका विरोध किया है और फिर गाइडलाइंस पर आपत्ति दर्ज कराई है। खान सर ने कहा था तुम्हारा सिलेक्शन तय, जाकर के सो जाओ। बीपीएससी टॉपर ने अपना दिलचस्प किस्सा सुनाया है। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 15 जनवरी को संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इस परीक्षा में 322 उम्मीदवारों का चयन हुआ। जब पास होने वाले उम्मीदवारों में एक प्रेरणा सिंह भी है। प्रेरणा ने लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है। जहाँ खास बात यह है कि खान सर ने प्रेरणा को लेकर के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। खान सर ने प्रेरणा से कहा था कि वे जाकर के सो जाएं, उनका सिलेक्शन तय है। प्रेरणा सिंह ने न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताया है कि खान सर के संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज से बीपीएससी की तैयारी की है। जब उन्होंने बताया है कि एक मॉक इंटरव्यू के दौरान ही खान सर ने उनके सिलेक्शन की भविष्यवाणी कर दी थी। जब प्रेरणा सिंह के मुताबिक खान सर ने उनसे कहा था कि उनका सिलेक्शन तय है, वे घर पर जाकर के सो जाए। खान सर की प्रेरणा को लेकर के की गई ये भविष्यवाणी सच साबित हुई है और उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की है। आपको बता दूं कि प्रेरणा हाजीपुर जिले के बिद्दुपुर की रहने वाली है। उन्होंने बिहार में डिप्टी एसपी का पद हासिल किया है। प्रेरणा ने खान सर की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि खान सर बिहार के में बच्चों को जागृत कर रहे हैं। खान सर का पढ़ाने का तरीका लोकल है, वह जमीन से जुड़ा हुआ है। वह बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट उनके कनेक्ट हो जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि खान सर हमसे ही निकले हुए हैं, जहाँ हमारे बीच का ही इंसान है, कोई फैंसी टीचर नहीं है। वे बच्चों की भाषा में ही बात करते हैं, वो ऐसी चीज़ें बताते हैं जो बच्चों से जुड़ा हुआ होता है। वह बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी समेत अन्य पार्टियां बिहार के अति पिछड़ा वर्गों को साधने में जुटी हुई है। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और बीजेपी नेताओं से एक कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे जल्द ही राजनीतिक पार्टी का गठन करने वाले हैं और फिर चुनाव में 75% सीटों पर अति पिछड़ी जातियों के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा वर्ग के 500 बच्चों को मुफ्त शिक्षा और फिर रोजगार के अवसर मुहैया कराने की घोषणा की है। प्रशांत किशोर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे जल्द ही जनसुराज अभियान को राजनीतिक पार्टी में तब्दील करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के गठन में हर वर्ग की भागीदारी होगी, खास करके अति पिछड़ा वर्ग को चुनाव में 75% सीटें दी जाएगी। उन्होंने जनसुराज के खर्चे से अति पिछड़ी जाति के 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की है और कहा है कि हर जिले से 10 से 12 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें नौकरी दिलाने तक के लिए जनसुराज की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरक्षण से लोगों का जीवन नहीं बदलने वाला है। जब सरकारी नौकरियों में मात्र 1.57% लोगों की ही हिस्सेदारी है, बचे हुए 58.5% हिस्सेदारी 5% लोग सरकारी सेवा में नहीं है। जब तक लोग अपने बच्चों की शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए उनकी ये योजना होनी चाहिए कि उनके 100% बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। ये परीक्षा पूरे बिहार में 1 फरवरी से 1522 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जब बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2024 परीक्षा के लिए कुल 16 लाख छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। जी हाँ, वहीं 25 छात्रों पर एक
एविलेंजर की तैनाती की जाएगी। जहाँ बिहार बोर्ड ने सभी केंद्रों को पूरी तरीके से तैयार रखने का निर्देश दिया है। जहाँ इसके अलावा बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं या फिर मैट्रिक या और कक्षा 12वीं या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा की कॉपियों की जांच नवनियुक्त शिक्षक भी करेंगे। यह इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीएसईबी को एक पत्र भी लिखा है। जहाँ लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मूल्यांकन से पहले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहाँ मूल्यांकन के लिए कार्यानुभव को शिथिल किया गया है। जहाँ साथ ही कहा गया है कि नई बहाली के सभी शिक्षा मूल्यांकन के लिए योग्य हैं। दोस्तों, बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरीद हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि मैथिली ठाकुर की भजन को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर करके बड़ी बातें कह दी है। आपको बता दूं कि बिहार के मिथिला क्षेत्र की बेटी मैथिली ठाकुर ने बिहार का नाम रोशन किया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम भजन गाकर के मैथिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती बन गई है और पीएम उसके भजन की मुरीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली के भजन को सोशल मीडिया पर शेयर करके उसे शुभकामनाएं दी है और कहा कि देश के लोगों को भगवान राम और माता सबरी का संदेश दिया है। जहाँ मैथिली ठाकुर बिहार की लोक संस्कृति और राम सीता विवाह के गीत गाकर के प्रसिद्ध पा चुकी है। वह अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। जब विदेशों में भी उनके कई प्रोग्राम हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली ठाकुर का गाया एक भजन सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने लिखा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अवसर देश भर के मेरी परियोजनाओं को राम के जीवन और फिर आदर्शों से जुड़े हुए एक प्रसंग का स्मरण करा रहे हैं। जहां ऐसा ही एक भावुक प्रसंग सबरी से जुड़ा हुआ है। सुनिए मैथिली ठाकुर जी ने किस तरह से इसे अपने मधुर सुरों में पिरोया है। भाजपा में जदयू के लिए दरवाजा खुला हुआ है। शुक्रवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर बयान दिया है कि जदयू हो या फिर आरजेडी से जो चाहे बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। उनके लिए बीजेपी के दरवाजे सदैव खुला है। 2005 से पहले जितने भी जदयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने बिहार के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ा। जिन्होंने जंगल राज के खिलाफ संघर्ष किया था वे आज भी भाजपा को पसंद करते हैं। जहाँ 2005 वाली जदयू अगर दोबारा भाजपा में आना चाहती है तो इसके लिए दरवाजा खुले हैं। ये बातें बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने बेतिया आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर कही है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दावा किया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और राजद दो ही पार्टी रहेगी जिनके बीच लड़ाई होगी। संजय जायसवाल शनिवार को अपने आवास पर पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की बैठक की। जब पटना के मिलर मैदान में आयोजित होने वाले कर्पूरी जयंती समारोह की सफलता को लेकर के बैठक में तैयारी और फिर रणनीति पर चर्चा हुई। संजय जायसवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया था। वे गरीब, पिछड़े और कमज़ोर लोगों के मददगार थे। कर्पूरी ठाकुर बेतिया में भी आए थे। यहाँ पर वे सुदामा प्रसाद के साथ घूमे थे। दोस्तों, बात करेंगे कि राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी अति पिछड़ा सम्मेलन के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी को चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ रहे तो 5 सीट भी नहीं आएगी। और ये बयान मैं 6 महीने से ही दे रहा हूँ कि जिनको लेकर के जेडीयू के लोग घबराए हुए हैं कि एनडीए में जाएं या फिर क्या करें। नीतीश कुमार को जितना हाथ पैर मारना है मार लें, अब अपना कैरियर नहीं बचा सकते हैं। जहाँ उनका कोई भी महत्व नहीं रह गया है। कहीं जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जय नीतीश कुमार अब कि जिधर भी जाएंगे, चाहे एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में रहें, उसकी लुटिया डुबो देंगे। अपनी तो लुटिया डुबोएंगे ही। जहाँ अगर बीजेपी में दम है तो फिर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके दिखाएं, जब फिर पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को तुरंत यहां मुख्यमंत्री बनवा देना चाहिए ताकि वे अपना कौशल, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता जनता को दिखाएं और बिहार का भला हो। जब बिहार का विकास हो और फिर 3 साल में जनता को भी ये अवसर मिले और देख सके कि तेजस्वी यादव ने कितना अच्छा सरकार चलाया है। वहीं प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने एक बार पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लेकर के भविष्यवाणी की थी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्हें 100 सीट भी नहीं मिलेगी और उस चुनाव में बीजेपी को 77 सीट ही आई थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आप देखेंगे कि किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 लोग आपके समाज से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। जब पिछड़े समाज के लोगों को अगर चुनाव लड़ाएंगे तो फिर चुनाव लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे और फिर उसके पीछे जनसुराज अपनी पूरी ताकत और स्वास्थ्य व्यवस्था लगाएंगे। आपको मैं आश्वस्त दे रहा हूँ।
दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर में कृषि से होने वाली आय पर आयकर लागू नहीं है, लेकिन ये जल्द ही बदल सकता है। और फिर कृषि आय आयकर के दायरे में आ सकती है। केंद्र में मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश होने से पहले ही इस संबंध में नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि सरकार गरीब किसानों को उनके खाते में पैसा भेज करके उनका ध्यान रख रही है। सरकार कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अमीर किसानों पर आयकर लगाने पर विचार कर सकती है। अब अमीर किसान कर के दायरे में है, यानी कि टैक्स के दायरे में है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिम गोयल ने कृषि आय पर आयकर का बचाव किया है। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से सिस्टमेटिक व्यवस्था तरीके से बाबरी मस्जिद को छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार 20 जनवरी को राम मंदिर जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के नैरेटिव को चुनौती देते हुए दावा किया है कि बाबरी मस्जिद को सिस्टमेटिक ढंग से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया था, जबकि वे वहां 500 साल से नमाज पढ़ रहे थे। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के CM थे, तो फिर रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उस समय वहां के कलेक्टर नायर साहब थे। उन्होंने मस्जिद बंद करवा करके वहां पूजा शुरू कर दी। इसके बाद 1986 में मुसलमानों को बिना सुने मस्जिद के ताले खोल दिए गए। इतना ही नहीं, बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से वादा करने के बाद बीजेपी और RSS परिवारों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ तब तो राम मंदिर नहीं था। AIMIM नेता ने कहा है कि यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये टाइटल सूट का केस था, जब कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर कहा है कि हम ये जमीन मुसलमानों को नहीं दे सकते। जब कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़ करके नहीं बनाया गया था। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने ये फैसला आने के बाद कहा था कि इस फैसले के बाद कई और मुद्दे ओपन हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि RSS परिवार हर जगह जाकर के बोलता है कि यहाँ मस्जिद नहीं थी। मेरा मानना है कि अगर जीबी पंथ मूर्तियाँ हटा देते या फिर ताले नहीं खोले जाते तो फिर क्या आज हमें ये दिन देखने को पड़ता। हमारे सवाल के कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में राम की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। तो क्या आपको पता है कि इस मूर्ति को बनाने वाले कौन हैं? इस मूर्ति को बनाने वाले कारीगर का क्या नाम है और कहां के रहने वाले हैं? कौन है वो? आपको बता दूं कि जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यही वो शख्स हैं जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए राम की मूर्ति बनाई है। जो भी भगवान राम की मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित भी कर दी गई है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो शख्स है जो भगवान राम की मूर्ति बनाई है। इनका नाम है अरुण। वह कहते हैं कि छैनी हथौड़ी का शोर हमारे परिवार के लिए संगीत की तरह है। अरुण का बचपन यही संगीत सुनकर के बीता है, जब उनके तो खिलौने भी यही थे। अरुण को राम की प्रतिमा बनाने का काम मिला तो फिर उन्होंने बच्चों की 2000 से ज़्यादा फोटो देखी। जब महीनों तक बच्चों को ऑब्जर्व करते रहे, स्कूल, समर कैंप, पार्क जाने लगे, वहाँ कई कई घंटे बच्चों को खेलते हुए देखा करते थे। आपको बता दूं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये मूर्ति यही अरुण ने ही बनाई है। आपको बता दूं कि राम मंदिर ट्रस्ट ने राम की प्रतिमा बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। जब मई में अरुण दिल्ली गए, प्रेजेंटेशन दिया और फिर सेलेक्ट हो गए। जब बीते गुरुवार को उनकी बनाई गई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कर दी गई। अरुण अभी अयोध्या में है। अयोध्या में जब राम की प्रतिमा स्थापित हो रही थी, तब 2000 किलोमीटर दूर मैसूर के फोर्ट मोहल्ले के मकान वार्ड नंबर 9 के बहानी बनी छोटी सी वर्कशॉप में 15 से ज़्यादा मूर्तिकार छैनी हथौड़ी से पत्थरों को काट कर की मूर्तियां बना रहे थे। ये वर्कशॉप अरुण योगीराज की है। जी हाँ, इसके ठीक पीछे उनका करीब 200 साल पुराना घर है, जिसमें से 20 से ज़्यादा लोगों का परिवार रहता है। यही अरुण है जो राम की प्रतिमा बनाई है। दोस्तों, कटिहार के गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान छात्रों और फिर उनके अभिभावकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। यह शिक्षा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और फिर उनके अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मौके पर मौजूद विशिष्ट अतिथि अपर अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार और प्रधानाध्यापक के हाथों संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर छात्रों और फिर अभिभावकों को मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी
स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना और भी कई सारी योजना से रूबरू कराया गया और इसकी चर्चा की गई। जहां वही इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में लगभग 350 अभिभावक उपस्थित रहे एवं 800 से ज्यादा छात्र मौजूद रहे। दोस्तों, किशनगंज के युवान ने जूनियर मिस्टर बंगाल का खिताब जीत करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दूं कि बिहार सहित अन्य राज्यों से किशनगंज के 6 वर्षीय युवान चौधरी ने बंगाल में जूनियर मिस्टर बंगाल का खिताब जीत करके न सिर्फ अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है बल्कि जिले वासियों का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जब वर्ग 1 के छात्र युवान चौधरी बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता विशाल चौधरी के पुत्र हैं। जिला से 100 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में बीते दिनों आयोजित मिस्टर मिस और फिर मिसेस बंगाल इंडिया 2023-24 प्रतियोगिता में नेपाल, बंगाल, बिहार और फिर सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए प्रतिभागी को पछाड़ करके अपने वर्ग में युवान चौधरी ने जूनियर मिस्टर बंगाल का खिताब जीता है, जिससे जिलेवासी भी काफी ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सीनियर नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पूर्णिया पहुंचेंगे। वह किशनगंज होते हुए अररिया और फिर पूर्णिया आएंगे। जब 30 जनवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उनकी विशाल आम सभा संभावित होने वाली है। जब लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा को देखते हुए कांग्रेस ने बूथ स्तर पर अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को देखते हुए तैयारियों से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करने बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अमरदीप कुमार पूर्णिया पहुंचे। जहां कार्यक्रम की रूपरेखा और फिर बूथ स्तर पर जारी तैयारियों को लेकर के जानकारी शेयर की गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यात्रा की सफलता को लेकर के 25 अलग अलग कमेटियां गठित की है। प्लानिंग कमेटी से लेकर के मोबिलाइजेशन कमेटी, पब्लिक मीटिंग कमेटी और भी कई सारे कमेटी बनाई गई है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यह था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।